Good morning, students. And today we'll start with the visualizing the nation. Okay. आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, और वो है विजुअलाइजिंग द नेशन. हम नेशन को कैसे देख रहे थे उस समय. तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी इंडिया है, ठीक है. इंडिया को हम किसके माध्यम से डिनोट करते हैं कि दिस इज इंडिया. हम कैसे बताते हैं कि भाई ये इंडिया है. हम इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं. तो आप लोग देखते हैं कि नाटक में या किसी भी ड्रामा में जब हम इंडिया को शो करना होता है तो एक भारत माता दिखाई जाती देती है. देखते हैं ना आप लोग भारत माता उसमें. यस मैम. हाँ. तो ऐसे ही उस समय यूरोप में भी जो स्पेशली फ्रांस और जर्मनी थी, उन्होंने भी अपनी एलिगॉर्गी बनाई. एलिगॉर्गी मीन्स स्टैचू, अ काइंड ऑफ स्टैचू. ठीक है. When an abstract idea like greed, envy, love, nation is expressed through a person or a thing, तो ऐसे आइडियाज, ऐसे विचार जो किसी व्यक्ति द्वारा एक्सप्रेस किए जाते हैं, ठीक है. तो एलिगोरिकल स्टोरी हैज टू मीनिंग्स, वन लिटरल एंड वन सिंबॉलिक. तो या तो लिटरली मीनिंग हो सकता है. लिटरली मीनिंग क्या हो सकता है? लालच होना, दुश्मनी होना, लव, नेशन, नेशन के प्रति. ये तो हो गया आपका लिटरली मीनिंग. और सिंबॉलिक में क्या होगा? मूर्तियां बन जाती है. और ज्यादातर जो नेशंस थे उन्होंने जो पोर्ट्रेट्स बनाई वो फीमेल फिगर्स बनाए, है ना. जैसे कि इंडिया में हम भारत को भारत माता के नाम से जब कभी भी रिप्रेजेंट कर, सिंबॉलिक स्टेच्यू क्या इंडिया का? भारत माता, है ना. तो वैसे ही जो नेशन पोर्ट्रेट्स थे यूरोप में, उन्होंने भी फीमेल फिगर्स बनाए. ठीक है. पर्सनिफिकेशन डिड नॉट स्टैंड फॉर एनी पर्टिकुलर वुमन इन रियल लाइफ. लेकिन और ऐसी वो इमेजिनरी फिगर, फीमेल फिगर थी जिसको कि किसी भी पर्सन से रियल लाइफ में उसको रिलेट नहीं किया गया है. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कंट्री को रिप्रेजेंट या कंट्री को शो करने के लिए सिंबल बनाए गए जो फीमेल फिगर में बनाए गए थे. तो नेशन पोर्ट्रेट्स वर फीमेल फिगर. जैसे इंडिया का मैंने आपको एग्जांपल दिया कि इंडिया को शो करने के लिए, इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए भारत माता के रूप में हम स्टैचू देखते हैं. ऐसे ही फॉरेन कंट्रीज में यानी कि यूरोपियन कंट्रीज में भी फीमेल फिगर्स बनाए जाने लगे. For example, during French Revolution, artists used the female allegory to show liberty, equality and fraternity. कि जैसे कि फ्रांस में जो था आर्टिस्ट थे, उन्होंने, जैसे कि आपको पता है कि आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था, आपने पढ़ा है 9th क्लास में पढ़ा था ना कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कब ब्रोक आउट हो गया था बच्चों? When the French Revolution was broke out, I told you in this chapter also. Can anybody tell me? मैम 1789. Yes, very good. 1789. अनुराग ने जवाब दिया. वेरी गुड अनुराग. 14 जुलाई 1789 को फ्रेंच रेवोल्यूशन ब्रोक डाउन हो गया था. अब जब बच्चों फ्रेंच रेवोल्यूशन जब ब्रोक डाउन हो गया, खत्म हो गया, तो यानी कि फ्रांस में से राजा का शासन खत्म हो गया. और जब राजा का शासन खत्म हुआ तो पूरे फ्रांस में एक स्लोगन दिया गया. तो वो था लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड फ्रेटर्निटी. लिबर्टी का मतलब था आजादी, इक्वेलिटी का मतलब सभी बराबर हैं, और फ्रेटर्निटी का मतलब था भाईचारे की भावना होना. तो हिंदी में होगा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता. इंग्लिश में क्या है? लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी. ठीक है. तो अब उसको आर्टिस्ट लोगों ने उसकी भी फीमेल फिगर्स बना दिए. ठीक है. अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जर्मनी में जो फीमेल फिगर यूज हुई उसको जर्मेनिया बोला गया, और फ्रांस में जो फीमेल फिगर यूज हुआ उसको मेरीना बोला गया. तो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि कंट्री आजाद हो गई थी. These are the allegories of two countries. जर्मनी की एलोगरी का नाम क्या है? जर्मेनिया. जर्मेनिया. और फ्रांस की मारीना. मेरीना. मेरीना. ठीक है. तो ये रिप्रेजेंट कर रही थी कंट्री के नेशन को. तो जर्मनी में जो जर्मेनिया था, फीमेल फिगर थी, वेयर अ क्राउन ऑफ ओक लीव्स. तो यहाँ पे इसने जो अपने सिर पर पहना बच्चों, ये आप सिर पे देख रहे हैं जर्मनी के फिगर में कि उन्होंने एक ओक लीफ पहनी हुई है. ये ओक लीफ होती, ओक पेड़ होता है, उसकी लीव्स को पहना गया, किस पहनाया गया? जर्मनी. उसको ताज, उसको सिर पे ताज पहनाया गया. ठीक है. और उसको हीरोइज्म यानी कि वो हीरोइन के रूप में है, भारत माता के रूप. जैसे हम भारत माता है वैसे ही वहां पर है.
और यहाँ पर आप देख रहे हो मेरीना के जो सिर पर है वो रेड कैप है, by a slave of becoming free, जिसका मतलब था कि जो रेड कैप पहन लेता था वो स्लेव से फ्री हो जाता था, सिर्फ बॉन्डेज से क्या हो जाता था, वो फ्री हो जाता था। ठीक है। एंड ट्राई कलर ब्लू व्हाइट रेड द नेशनल कलर ऑफ फ्रांस, और ट्राई कलर जो था ब्लू व्हाइट एंड रेड वो वहां का फ्लैग का कलर था। देन कोकेट अ नॉट ऑफ रिबन वॉन इन द हेड, और यहाँ पे आप देखेंगे कि एक नॉट बंधी हुई है ऊपर हेड के ऊपर, जो कि शो करती थी कि जो फ्रांस जो है वो आजाद हो गया। देयर आर सम एलिगोरीज, ये भी कुछ फ्रांस की एलिगोरीज थी, फ्रांस की नहीं है, ये जर्मन की है, जर्मनी की। अब क्या आता है कि मीनिंग ऑफ सिंबल्स का मतलब क्या था। आपने क्लास 9 में शायद आपके वो सिंबल बने हुए हैं, उसको आप देखेंगे। ब्रोकन चेन का मतलब था बीइंग फ्रीड, हम आजाद हो गए हैं। ठीक है। देन ब्रेस्टप्लेट विद ईगल, सिंबल ऑफ जर्मन एम्पायर स्ट्रेंथ, और जो एक प्लेट होती थी विद ईगल, इसमें शो हो रही है ईगल के साथ की प्लेट दिखाई दे रही होगी आपको, ये बनी हुई शो हो रहा है ना बच्चों स्क्रीन। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये चेन है, ये टूट गई है, तो इसका मतलब क्या हो गया, आजाद हो गए। ठीक है। और जो ईगल वाला है वो जर्मनी के अंपायर की स्ट्रेंथ को बता रहा है। इज इट क्लियर। जर्मनी की अ क्राउन ऑफ ओक लीफ मतलब हीरोइज्म, वो एक हीरोइन के रूप में है जिसने क्राउन पहना हुआ है। श्रॉड रेडीनेस टू फाइट, यहाँ पे आप दिखाई दे रही है आपको श्रॉड, उसका मतलब क्या था, रेडीनेस टू फाइट। मैं आपको बता रही हूँ, फिर मैं आपसे पूछूंगी भी। फिर था ओलिव ब्रांच अराउंड द श्रॉड विलिंगनेस टू मेक पीस, यानी कि आप देख रहे हैं कि जो ये तलवार है इसके भी ओलिव लीफ जो है वो इस बात को शो करती थी कि हम रेडी टू पीस, हम तैयार हैं शांति बनाने के लिए। और फिर ब्लैक रेड एंड गोल्ड कलर ट्राई कलर फ्लैग ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट 1848 में जो फ्लैग बनाया गया था वो कौन से कलर का था, विच कलर। ब्लैक येलो रेड। नहीं बेटा, ब्लैक रेड एंड गोल्डन है, वो येलो नहीं है, वो गोल्ड कलर है। ठीक है। एंड रेज ऑफ राइजिंग सन बिगनिंग ऑफ न्यू एरा, और यहाँ पे जो राइजिंग सन की जो रेज आपको दिखाई दे रही है पीछे चित्र में, उसका मतलब क्या था, उसका मतलब था नया जो युग है वो आ चुका है। एक बार मैं फिर से बता रही, फिर मैं आपसे पूछूंगी। ब्रोकन चेन का मतलब था बीइंग फ्रीड, आजाद होना। ब्रेस्टप्लेट विद ईगल, जिसका मतलब था जर्मन अंपायर बहुत मजबूत हो गया है। क्राउन ऑफ ओक लीव्स का मतलब था हीरोइज्म। स्वॉर्ड यानी कि तलवार, तलवार का मतलब था रेडीनेस टू फाइट, हम लड़ रहे हैं। ठीक है। देन ओलिव ब्रांच अराउंड द शोर मींस विलिंगनेस टू मेक पीस, हम क्या चाहते हैं, शांति चाहते हैं। फिर जो ब्लैक रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर था वो फ्लैग ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट लोगों का था, 1848 में बनाया गया था। ठीक है। फिर उसके बाद राइजिंग रेज ऑफ राइजिंग सन, यानी कि बिगनिंग ऑफ न्यू एरा, एक नए युग का आरंभ हो चुका था। क्लियर हो गया। तो अब मैं आपको चित्र दिखाती हूँ और एक एक करके, सिर्फ विनय नहीं बोलेगा और बच्चे भी इसका जवाब देंगे मुझको। सबसे पहले मैं आपसे पूछती हूँ, जो चेन दिखाई दे रही है वो क्या है। मैम ब्रोकन चेन मीन्स बीइंग फ्रीड। Yes, broken chain means being freed. Then you can see the picture of eagle, the bracelet plate is there. वो क्या शो करती है, मैम स्ट्रेंथ ऑफ जर्मनी। जर्मनी एम्पायर। यस वेरी गुड हिमांशु, हिमांशु ने जवाब दिया, तो जर्मन अंपायर की स्ट्रेंथ को शो करती है। व्हाट डज द फ्लैग रिप्रेजेंट, फ्लैग क्या बता रहा है, व्हाट डिड द फ्लैग शो, बच्चों फ्लैग क्या बता रहा है, आश्रया। मैम द क्यों लिबरल एकदम फ्रीडम नेशनलिज्म। कंट्री। यस वासु, आपने क्या बोला वासु। मैम क्यों एकदम फ्रीडम है और किसी के अंडर नहीं है। नहीं बेटा, जो ये फ्लैग है ना, ये फ्लैग शो कर रहा है फ्लैग ऑफ लिबरल्स ऑफ 1848।
जो लिबरल्स के समय में फ्लैग बना था, ब्लू, रेड एंड गोल्डन कलर। ठीक है, फिर जो क्राउन है, क्राउन क्या शो कर रहा है? क्राउन, Ma'am, heroism. यस, क्राउन इज शोइंग द हीरोइज्म। देन व्हाट द स्वॉर्ड इज शोइंग? तलवार क्या बोल रही है? Readiness to fight. Ready to Needs fight. to fight. Readiness Yes. to fight. Readiness to fight. Very good. And what does the oak leaf around the sword showing? ओक लीफ जो तलवार के चारों तरफ वो क्या शो कर रही है? I'm willing to make peace. यस, विलिंग टू मेक पीस। वेरी गुड। एंड जो ये राइजिंग आपको सन की रेस दिखाई दे रही है पीछे चित्र के, वो क्या शो कर रही है? Beginning of new era. Bringing of a new year. Beginning of new era is showing the beginning of new era. Is it clear to all of you? Yes, हम ma'am. चलते हैं chapter के लास्ट टॉपिक पे, दैट इज नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। राइट, सबसे पहले मैं आपको फिर से एक वर्ड क्लियर करना चाहूंगी बच्चों कि राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म होता क्या है ना। सबसे पहले जो हमारा वर्ड नेशनलिज्म आता है, तो नेशनलिज्म का मतलब होता है कंट्री के प्रति असीम प्यार होना, कंट्री के लिए बलिदान दे देना, कंट्री के प्रति फेथफुल होना, उसे दगा ना करना। ये हमारी क्या है? फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म होता है ना। जब आप देखते हो कि जब क्रिकेट मैच होते हैं, जब हम इंडिया और पाकिस्तान के संग खेल रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली हम किसको सपोर्ट करेंगे बच्चों? India Ma'am, को India. I'm India. यस, ऑफ कोर्स हम इंडिया को सपोर्ट करेंगे। तो इट मींस सपोर्टिंग इंडिया शोज आवर नेशनलिज्म टुवर्ड्स आवर कंट्री, है ना। यदि हम इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारे राष्ट्रवाद की भावना को प्रकट करता है कि हम इंडिया के प्रति वफादार हैं। इज इट क्लियर? अब धीरे धीरे एक वर्ड आ गया बच्चों, इंपीरियलिज्म। हिंदी में इसको बोलते हैं साम्राज्यवाद। तो अब हुआ ये कि जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थी ना, इसको बहुत ध्यान सुनोगे, जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज थी वो स्ट्रांग होती जा रही थी, क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन आ चुका था, वो देश अमीर होते चले गए। ये मान लो कि यूरोपियन कंट्रीज अमीर हो गई थी, ठीक है। और यूरोपियन कंट्रीज जब अमीर हो गई तो वो अपनी कंट्रीज की बाउंड्रीज को एक्सपेंड करना चाहते थे बाय मिलिट्री पावर और एनी अदर मीन, इज नोन एज इम्पीरियलिज्म, है ना। और इम्पीरियलिज्म का जो दूसरा मीनिंग है वो है कि व्हेन द स्ट्रॉन्गर कंट्री कंट्रोल ओवर द वीकर कंट्री पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली इज नोन एज इम्पीरियलिज्म। साम्राज्यवाद का मतलब होता है बच्चों कि जब कोई भी शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पर अपना प्रभाव जमा लेता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? साम्राज्यवाद। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. इम्पीरियलिज्म का मतलब क्या होता है? Ma'am, कैन एनीबॉडी टेल मी इम्पीरियलिज्म का meaning? मैम, जब एक ताकतवर साम्राज्य एक कमजोर साम्राज्य पर अपना मतलब प्रभाव डालने लगता है तो उसे साम्राज्यवाद यानी इम्पीरियलिज्म कहते हैं। राइट, विनायक बताओ बेटा, विनायक तुम बता रहे थे, विनायक। Yes, ma'am. हाँ बता, The समझ policy आया? of expanding countries' power by military or any other means is known as imperialism. ये तो आपने पढ़ के बताया, जो मैंने समझाया वो क्या था? मैम, जब कोई ताकतवर देश किसी कमजोर देश पे अपना दबाव बना करके उसको हथियाना चाहता है तो वो imperialism होता है। पॉलिटिकल और इकोनॉमिकली दोनों बेटा, आर्थिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी, जब वो किसी देश पे कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, समझ आ गया? Yes, अब ma'am. आगे चलते हैं। यानी कि मेन मकसद था साम्राज्यवादी देशों का, इम्पीरियलिस्टिक कंट्री का, अपनी कंट्रीज को एक्सपेंड करना है, चाहे मिलिट्री पावर से करे या एनी अदर मीन से करे। इज इट क्लियर? अब आ जाते हैं इसी इम्पीरियलिज्म के अंतर्गत बच्चों एक मोस्ट सीरियस नेशनलिस्ट टेंशन आ गई यूरोप में। अब वो कहाँ पे? बाल्कन्स में, बाल्कन प्रायद्वीप। बाल्कन प्रायद्वीप यूरोप के मैप में आप देखेंगे तो ब्लैक सी के आसपास है। इट कवर्स द ग्रीस एरिया, इटली एरिया, ठीक है। तो ग्रीस एरिया जो है वो बाल्कन प्रायद्वीप में आता है। तो वहां पे एक नेशनलिस्ट टेंशन आ गई थी यूरोप में आफ्टर 1871। तो आप ये देख सकते हो, ये हिस्सा है जो कि बाल्कन एरिया कहलाता है, जिसमें डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट, आप देख सकते हैं रोमानिया था वहाँ पे, बुल्गारिया, मैसिडोनिया, अल्बानिया, कोसोवो, सर्बिया,
बोस्निया एंड हर्जेगोविना, साल्वेनिया, क्रोटिया एंड ये सब अलग अलग जनजाति के लोग थे और अलग अलग भाषाएं भी बोलते थे। ठीक है, तो इनमें अब सब अपने अपने क्षेत्र के प्रति लड़ना चाहते थे, सबकी अपने एरिया के प्रति नेशनल फीलिंग्स थी, तो आपस में इनका ईर्ष्या और द्वेष भी था इन बाल्कन। तो इसमें जो नेशनलिस्ट एक वर्ड आया ना, वर्ड आया नेशनलिस्ट टेंशन। नेशनलिस्ट टेंशन क्या होगी कि एक दूसरे के प्रति क्या करने लगे, ईर्ष्या करने लगे। इज इट क्लियर? अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाल्कन टेंशन थी क्या, ज्योग्राफिकल टेंशन थी बेटा, एथनिक डायनेस्टीज थी, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के लोग रहते थे, निर्जातीय समूह लोग रहते थे, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र था। ठीक है, रोमानिया और बुल्गारिया, इसमें क्या क्या थे हमने पढ़ा, रोमानिया अभी मैंने आपको बताया भी था, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोटिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मॉन्टेनेग्रो, ऑल दीज वर अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर। और ये जो सारे के सारे थे, यहाँ पे मुस्लिम शासन था, ऑटोमन एम्पायर था यहाँ पे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? इज इट डाउट, एनी डाउट तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बेटा। क्या बाल्कन में एकता थी? नो मैम। नहीं थी। वाई? Because of ethnic diversities. Yes, because of geographical and ethnic diversities, and they were comprised of Romania, Bulgaria, Albania, Right. Greece, Yes. Macedonia, Yes. Croatia, Bosnia, Herzegovina, Slovenia, हाँ. Serbia, Montenegro. Yes. So different types of ethnic groups were living there, and they were under the control of Ottoman Empire. ठीक है, इतना क्लियर हो गया सब बच्चों को? However, with the weakening of Ottoman Empire, all these nationalists started declaring themselves independent. और जैसे ही स्वतंत्र हुए ऑटोमन एम्पायर से, और ऑटोमन एम्पायर कमजोर पड़ गया था, तो सारे के सारे रीजन अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने लगे। But this region of Balkan became the source of intense rivalry and jealousy. अब क्या हो गया कि ये लोग आजाद हो गए, लेकिन एक दूसरे से क्या करने लगे, बहुत ज्यादा राइवलरी यानी कि दुश्मनी करने लगे, ईर्ष्या करने लगे, एक दूसरे से झगड़ने लगे। कौन लोग? जो मैंने अभी आपको बताया, जो डिफरेंट एथनिक लोग थे, ये आपस में क्या करने लगे थे बच्चों, झगड़ा करने लगे थे। इज इट क्लियर? और किसके डिक्लाइन होने के बाद कौन सा अंपायर खत्म हो गया? Ottoman Empire. यस, ऑटोमन एम्पायर के खत्म होने के बाद ये सारे के सारे जो कंट्रीज थी, ये आपस में झगड़ा करने लगी, अपने आप को उन्होंने आजाद कर लिया था, और वहां पे इंटेंस राइवलरी और क्या हो गया था, जेलसी हो गई। एट द सेम टाइम rivalry between great European power of trade and colonies as well as naval and fight। और इस समय यूरोप में भी डिफरेंट जो यूरोपियन कंट्रीज थी उनमें भी आपस में रेबलरी थी, क्योंकि हर कोई अपने क्योंकि ये सब कंट्रीज कैसे थी, इंपीरियलिस्टिक कंट्री थी, और हर कोई अपनी पावर को बढ़ाना चाहता था, तो इनमें भी आपस में झगड़े थे। वो अपनी कॉलोनीज बनाना चाहते थे, कमजोर देशों पे कब्जा करना चाहते थे, तो उनको बाल्कन एरिया बहुत अच्छा दिखाई दिया। ठीक है, अब this led these powers, Russia, Germany, England, Austria-Hungary, jump into the Balkan problem, thus fearing entire during the first war। आपको पता है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था यहीं से शुरू हुआ था, इसका कारण ही यही था बच्चों, बाल्कन। तो बाल्कन में ये लोग यूरोपियन लोग क्यों घुसे? क्योंकि वो अपनी अपनी कॉलोनीज, अपना अपना व्यापार करना चाहते थे वहां पे, और इस तरह से ब्लास्ट हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ द बाल्कन टेंशंस। In which year? 1914. 1914. Yes, in 1914, First World War started, and nationalism and imperialism led Europe disaster। 1914 में नेशनलिज्म की जो भावना, उग्र भावना थी, नेशनलिज्म तो ठीक बात है, लेकिन उग्र भावना कब आ गई? जब हर देश, हर कंट्री अपना अंपायर एक्सटेंड करना चाहता था। तो नेचुरली कोई भी कंट्री अपना अंपायर एक्सटेंड करना चाहेगी, तो वो एक दूसरे से ईर्ष्या तो करेंगे बच्चों, है ना? तो ये भी यहाँ पे भी वही हुआ कि नेशनलिज्म, बहुत ज्यादा नेशनलिज्म होने के कारण, इंपीरियलिज्म होने के कारण यूरोप डिजास्टर की ओर चला गया। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। एनी डाउट?
नेशनलिज्म का मतलब मैंने आपको बताया, एम्पिरिज्म का मतलब बता दिया। अच्छा ये बताओ कि क्यों क्यों यूरोपियन लोग बालकन में घुसे? मैम हाँ मैम क्योंकि वो अपनी बॉर्डर लाइन को एक्सपेंड करना चाहते थे। अच्छा, अपनी बाउंड्रीज को एक्सटेंड करना चाहते हैं। और कोई बच्चा बताएगा? और कोई बच्चा? हिमांशु यादव, हिमांशु, कैन एनीबडी टेल मी? और कोई बच्चा बताना चाहेगा हिमांशु के अलावा? Ma'am, the other countries want to set up their business in Balkan. यस, वेरी गुड, देयर बिजनेस एंड कॉलोनीज एज वेल। कॉलोनीज का मतलब क्या होता है बच्चों? कमजोर देश, उपनिवेश। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया कभी रूल पर किसका रूल था? कभी ब्रिटिशर्स का, है ना? तो ब्रिटिशर्स इम्पीरियलिस्टिक कंट्री हो गई, इंडिया क्या हो गई? कॉलोनी हो गई। तो इंडिया वाज द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स। इज इट क्लियर? तो अब आपसे पूछूंगी, अगर इम्पीरियलिस्टिक कंट्री कौन सी हुई? इम्पीरियलिस्टिक कंट्री कौन सी है बेटा? Ma'am, Ma'am, Britain. India and Balkan. नहीं नहीं, इम्पीरियलिस्टिक कंट्री कौन सी? यूरोपियन कंट्रीज होगी। यहाँ पे जब हम पढ़ रहे हैं तो रशिया हो गई, जर्मनी हो गई, इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रिया हंगरी होगी, ये क्या हो गई बच्चों? इम्पीरियलिस्टिक कंट्री हो गई। और बाल्कन क्या हो गया? कमजोर देश हो गया, क्योंकि बाल्कन पे उन्होंने अपनी कॉलोनीज बनानी चाहिए। ठीक है। और जब वो लोग बाल्कन में घुसे तो क्योंकि उनके अंदर ईर्ष्या की भावना थी, द्वेष की भावना थी, तो दोनों जो है वो सबके सब जो थे बाल्कन के पार्ट को हथियाना चाहते थे। तो इट रिजल्टेड टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। कहा जाता है कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार फ्रेडरिक्स जो थे वहां पे घूम रहे थे, और उन पर जो था उनके उनके उस राजकुमार पर गोली मार दी गई थी, और शक जो था वो रशिया पर या जर्मनी पर लागू किया गया था। तो इसलिए क्या स्टार्ट हो गया था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। इज इट क्लियर? किसी बच्चे को कोई डाउट है? किसी बच्चे को कोई डाउट हो? हाँ बेटा। मैम लेकिन मैम मैम शायद मैंने पढ़ा था कि मैम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इसलिए हुआ था क्योंकि मैम जो जर्मनी और बाकी देश थे वो अपनी देखना चाहते थे कि किसमें सबसे ज्यादा पावर है। हाँ तो बेटा वही तो हो गया, यहीं से शुरुआत हुई। लेकिन देखो देखो, बाल्कन स्टेट को लिया उन्होंने, देखो जर्मनी दिखाई दे रहा है आपको, रशिया दिखाई दे रहा है, इंग्लैंड दिखाई दे रहा है, तो ये सब अपनी पावर यहीं ज्यादा दिखाई देते थे ना। उनको कोई पावर दिखाने के लिए कोई एरिया तो चाहिए था ना। तो वो एरिया कौन सा हो गया? बाल्कन, जहाँ वो अपनी शक्ति दिखा रहे थे। क्लियर वासु? यस मैम। हाँ, किसी और बच्चे को डाउट हो, कोई क्वेरी? क्योंकि चैप्टर यहाँ हमारा कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर को रिवीजन करने का टाइम बहुत दिनों में आएगा ना। फिर आज मैं इस चैप्टर के आपको पूरे नोट्स भेजूंगी, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। किसी बच्चे को डाउट हो तो पूछ सकता है बेटा। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है। अब एंटी इंपीरियल मूवमेंट्स क्यों स्टार्ट होने लगे? देखो बच्चों, एंटी इंपीरियल मूवमेंट्स इसलिए शुरू हो गए थे क्योंकि जो शक्तिशाली देश थे, जिसको कि हम इम्पीरियलिस्टिक कंट्री मान रहे हैं, ठीक है, और वही कमजोर देश। अच्छा, अब है क्या सीन? क्या था कि जो यूरोपियन कंट्रीज थी ना, वो अमीर कैसे बनी थी? क्योंकि सब कंट्रीज में इंडस्ट्रियलाइजेशन आ चुका था, उनके प्रोडक्ट्स बिक रहे थे, उनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। ठीक है। अब ये जो कंट्रीज थी जहाँ पे इकोनॉमी बढ़ी, वो कंट्री क्या करना चाहती थी? अब वो कंट्रीज ये करना चाहती थी हम इकोनॉमिक यानी कि अपनी इकोनॉमी को और ज्यादा बढ़ाएं। तो इसलिए उन्होंने क्या करना शुरू किया? इम्पीरियलिज्म का सहारा लिया, और इन यूरोपियन कंट्रीज ने उन एरियाज को चुना जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन था ही नहीं, जहां पे औद्योगिक क्रांति नहीं आई, जहां पे वो अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते। ठीक है। यूरोपियन कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स क्यों नहीं बेच सकते थे पता है आप लोग? क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज में तो सब जगह इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया था। इंग्लैंड ने अगर सामान बनाया था तो वो फ्रांस में नहीं बेच सकता था, क्योंकि फ्रांस में भी ऑलरेडी मशीन मेड गुड्स थे बच्चों। तो अब वो क्या करेंगे? उनके सामने बहुत बड़ी समस्या आ रही थी कि अपने, क्योंकि जब किसी भी कंट्री में किसी भी चीज की अधिक उत्पादकता हो जाती है, वो फ्लडेड हो जाता है एक तरीके से, तो वो क्या करेगा? ऑब्वियसली वो दूसरी कंट्री में बेचने की कोशिश करेगा।
तो अगर हम ये देखें, इम्पीरियलिज्म की शुरुआत ही इंडस्ट्रियलाइजेशन से शुरू हुई है एक तरीके से। अपना सामान बेचने के लिए जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज थी वो क्या करने लगी, वो वो जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज थी वो अपने लिए मार्केट ढूंढने लगी। भाई उनको अपने सामान बेचना था ना, तो अपने सामान बेचने के लिए वो मार्केट ढूंढने लगी। अब इस अपने अपने इस उत्पादित माल को वो यूरोपियन कंट्रीज में क्यों नहीं बेच सकते थे? अपने इस उत्पादित माल को वो यूरोपियन कंट्रीज में क्यों नहीं बेच सकते थे? Can anybody tell me? यस, कोई बताएगा बच्चों? मैम क्योंकि मैम यूरोप से उनकी दुश्मनी थी। हाँ वासु बोलो बेटा। शायद आपसे मैम बोलो। यूरोप से उनकी दुश्मनी थी, या तो मैम दुश्मनी होगी या फिर मैम यूरोप पे भी वो सारा सामान पहले से ही मौजूद था। हाँ राइट, यूरोप कंट्रीज में भी ऑलरेडी मशीन मेड गुड्स सब जगह था, है ना। तो अब वो क्या करते हैं, अब वो ऐसे एरिया को ढूंढ रहे थे जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, यानी कि जहाँ पे उद्योग क्रांति नहीं थी, जहाँ पे वो अपने सामान को बेच सकते थे। तो ऐसे स्थान ढूंढने लगे। अब उनके सामने ये स्थान कहाँ पे आए बच्चों? वो स्थान मिले उन्हें एशिया और अफ्रीका के देशों में, जहाँ पे औद्योगिक क्रांति नहीं आई थी। तभी तो ब्रिटेन हमारी कंट्री में आया, तभी तो ब्रिटिशर्स ने हमारे पे शासन किया, क्योंकि हमारे यहाँ तो औद्योगिक क्रांति थी नहीं। ठीक है। और पता है मजेदार बात क्या थी? मजेदार बात ये थी कि जब ये लोग अफ्रीका पहुंचे, तो अफ्रीका तो जिसे हम कहते हैं संसाधनों का खजाना था, वहाँ बहुत ज्यादा गोल्ड था, वहाँ पे हाथी दांत थे, और वहाँ के लोग यानी कि अफ्रीका के लोग उसका यूज करना ही नहीं जानते थे। और यूरोपियन लोग तो शातिर थे, बड़ी बुद्धिमान थे, एजुकेटेड थे, उनको सब रिसोर्सेज के बारे में मालूम था कि कैसे गोल्ड को यूज करना है, कैसे साम्राज्यवादी कैसे हम हाथी दांत को यूज करेंगे, है ना। तो इंडिया में भी इन्होंने, इंडिया में तो बिल्कुल, इंडिया जो सोने की चिड़िया खाने वाला देश था पूरा खोखला हो गया था। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। उन्होंने भी तो यही किया कि वो इंडिया में आए। इंडिया के जो लोग थे, आपको पता है कि इंडिया के जो लोग थे मात्र कलर ही बना के रख दिया उन्होंने, उससे बड़ी पोस्ट वो इंडियंस को नहीं देते थे। ठीक है। तो यूरोपियन कंट्रीज जो थी वो अपना मकसद पूरा करने के लिए उनको जो मार्केट्स मिले वो कहाँ मिले बच्चों, अपना सामान बेचने के लिए? इंडिया में, एशिया में। इंडिया। एशिया एंड अफ्रीका बोथ, एशिया एंड अफ्रीका बोथ द कंट्रीज, जहाँ पे उन्हें क्या मिला, उन्हें एक मौका मिल गया अपने सामान को बेचने के लिए। ठीक है। अब बच्चों वो अपना केवल सामान नहीं बेचते थे, बल्कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहां पे जैसे इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं हम। इंडिया किसी कॉलोनी था? इंडिया किसी कॉलोनी था बच्चों? ब्रिटिश। यस, ब्रिटेन की कॉलोनी था। ठीक है। अब वो चाहते थे कि अगर हमने इंडिया पे कब्जा कर लिया है तो हम इसको पूरी तरह से निकल जाए, पूरी तरह से इसका इकोनॉमिक शोषण कर दे, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कर दे और शासन भी करें। तो उन्होंने क्या क्या किया, इंडिया में बहुत ज्यादा कॉटन होता था, और इंडिया में बहुत ज्यादा इंडिगो होता था, मतलब बहुत अच्छे से हो सकता था। ठीक है। तो आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। ओके बेटा। तो अब क्या होता था कि इंडिया में कॉटन जब होता था तो अब उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, इंडियन किसानों को, भारतीय किसानों को बोल दिया कि भैया तुम तो अब कच्चा माल ही उगाओगे, कुछ और नहीं उगाओगे। और ये कच्चा माल जैसे कॉटन हो गया वो बहुत कम दामों में खरीदते थे इंडिया से, और उसको ले जाते थे इंग्लैंड। और इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन था, मशीनें थी, तो वो जो सूती वस्त्र थे, सॉरी वो जो कॉटन थी वो ब्रिटेन में जाती थी और वो बन जाती थी, क्लोथ में कन्वर्ट हो जाती थी, मशीन मेड गुड्स बन जाते थे उससे। और फिर वो मशीन मेड गुड वापस इंडिया में आके बिकते थे एट वेरी हाई रेट। तो रॉ मटेरियल कैसे खरीद रहे हैं वो? रॉ मटेरियल बहुत कम सस्ते दाम पे खरीदते थे, और उसको कहाँ ले जाते थे? ब्रिटिश। उनको ब्रिटेन में ले जाते थे। फिर जो ब्रिटेन में वो जो प्रोडक्ट्स थे वो कन्वर्ट होते थे, और वो कन्वर्ट होकर फिर से कहाँ आते थे? वो कन्वर्ट होके वापस इंडिया आ जाते थे। यस, इंडिया के मार्केट में बिकने लग जाते थे। तो ये इस तरह से उन्होंने फायदा उठाया। तो ऐसी पॉलिसी सारी यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा अपनी अपनी कॉलोनीज में लागू किया गया, है ना। तो जब ऐसे इसके कारण हुआ ये कि जितने भी एशियन अफ्रीकन कंट्रीज थे वो गुलाम बन गई, और हर कोई देश
अपनी आजादी पाने के लिए अपने अपने स्ट्रगल करने लगा। इसलिए इसको कहा जाता है एंटी इंपीरियल मूवमेंट्स। एंटी इंपीरियल मूवमेंट्स का मतलब था दोज कंट्रीज दोज हु आर कॉलोनीज वांट टू डिक्लेयर देमसेल्फ इंडिपेंडेंट। जो कॉलोनियां जो क्या थी, गुलाम थी, जो डेवलप कंट्री के द्वारा गुलाम थी, वो अपनी क्या चाहती थी, अपनी आजादी चाहती थी, अपनी स्वतंत्रता चाहती थी। इस रिवोल्ट को हम कह सकते हैं, इस मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे बच्चों, एंटी इंपीरियल मूवमेंट, यानी कि गैर साम्राज्यवादी विरोधी आंदोलन। तो साम्राज्यवादी विरोधी आंदोलन या एंटी इंपीरियल मूवमेंट किसके द्वारा चलाया गया होगा बच्चों, किसके द्वारा चलाया गया होगा? मैम विरोधाभास सूची करके। चलाया किसके द्वारा गया होगा, किन कंट्रीज के द्वारा, यानी कि इंपीरियलिस्ट कंट्री के खिलाफ आवाज किसने उठाई होगी? वासु, मैम कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? हाँ बेटा, मैं पूछ रही हूँ कि जो इंपीरियलिस्टिक एंटी इंपीरियलिस्टिक मूवमेंट था, उसमें किसने किसके खिलाफ आवाज उठाई होगी? मैम आपकी आवाज मैम कॉलोनाइज कंट्रीज ने उठाई थी आवाज। बेटा वेरी गुड, कॉलोनीज कंट्रीज ने आवाज उठाई थी किसके खिलाफ में, इंपीरियलिस्टिक कंट्री के खिलाफ। यस गरिमा, यू हैव गिवन द आंसर, वेरी गुड बच्चों। तो किसी बच्चे को इस चैप्टर में कोई डाउट हो कहीं पे भी, आप मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे वीडियो स्क्रीनिंग वीडियो शेयर हो रही है, आप देख रहे हो रोज मेरी वीडियो क्लास में, देखते हो गूगल क्लासरूम में आप लोग वीडियोस देखते हैं? यस मैम। यस हाँ, मैम। तो उसमें आपको चैप्टर रिपीट हो जाएगा। आप बार बार जब उसको देखोगे तो आपका चैप्टर ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा बच्चों। हिस्ट्री को याद करने का यही तरीका होता है कि जब आप कोई भी चीज को बार बार रिपीट करोगे तो आपको बहुत अच्छे से इजीली लर्न हो जाती है। Yesterday I have given 3 question in homework also. Have you done in your class work copy? मैंने 3 क्वेश्चन दिए थे बच्चों। देखो 10th क्लास में हो तो आपको जो भी होमवर्क मिलता है उसको बड़े सीरियसली किया करो, ठीक है? इज इट क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. और next Saturday, you will have your test of this chapter only. आपका टेस्ट होगा बच्चों इस चैप्टर से, और कब होगा? नेक्स्ट सैटरडे। इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं? किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है? चैप्टर आई होप क्लियर हो गया होगा सब बच्चों को। व्हाट डू यू लाइक बुद्धिज्म? बुद्धिज्म का मीनिंग क्या होता है, जल्दी बताओ आशिया। Ma'am, when a stronger country wants to expand their boundaries by the political and military means and some other means and conditions is known as imperialism. ओके, देन व्हाट डू यू मीन नेशनलिज्म? तो आप बच्चा बताएगा नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है? शालिनी रावत, शालिनी रावत, व्हाट डू यू मीन नेशनलिज्म? ओके ठीक है बेटा, आज का हमारे चैप्टर पूरा कंक्लूड हो गया है। इसके नोट्स और इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको गूगल क्लासरूम में भेज दूंगी। आप सब बच्चों को एज अ होमवर्क करना है, अपनी कॉपी को अच्छे से मेंटेन करना है। वॉट एवर द नोट्स हैज बीन सेंट बाय मी टू यू पीपल, यू शुड डू योर रेगुलरली। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बच्चों? यस मैम। Yes, यस ma'am. मैम। तो इसकी सेल्फ रिकॉर्डिंग वीडियो भी भेज दूंगी। एंड आशिया गिव द अटेंडेंस टुडे आल्सो। Okay, ma'am. Okay. Are you now you are understanding history or not? आपको हिस्ट्री समझ आ रही है बच्चों? हिस्ट्री समझ आ रही है? वासु, यस मैम। बेटा हिस्ट्री समझ आई है आपको? यस मैम। ओके, बिकॉज बेटा क्योंकि
हम लोग आपसे डायरेक्टली आई कांटेक्ट नहीं है, लेकिन अभी हम ऑनलाइन ही पढ़ा रहे हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छे से अच्छे आपकी टीचिंग दें, ताकि आप लोगों को कहीं कहीं पे जो है आपको इजली अंडरस्टैंड हो जाए। ठीक है, ओके बाय बच्चों। अब आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट थर्सडे। ओके बाय बच्चों। जय हिंद मैम। जय हिंद मैम। जय हिंद मैम। जय हिंद।